मेरा मानना है कि भगत सिंह भारत देश में जितने लोकप्रिय है उतना और कोई लोकप्रिय नहीं है। हमारे जो फासिस्टवादी ताकतें हैं वो न चाहते हुए भी भगत सिंह के नाम को अपनाने को उन्होंने नीतिगत फैसला लिया हुआ है और वो लेते हैं। सवाल इस बात का है, भगत सिंह के याद करने का सबसे बड़ा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि भगत सिंह ने जो अधूरे काम छोड़े थे उसको आगे बढ़ाने का हमारे हर संघ, हम यहाँ जितने भी साथी बैठे हैं अलग अलग संगठनों में अलग अलग भूमिका में काम करते हैं। सरकारें चाहे कांग्रेस की रही हो, सरकारें चाहे बीजेपी की रही हो, भगत सिंह को राष्ट्र के नाम पर जितना सम्मान मिलना चाहिए इन सरकारों ने नहीं दिया। अभी एक पंजाब की सरकार ने, आपने ये निर्णय लिया है कि हर सरकारी जगह ऑफिसेज में, जो ध्रुव यादव की बात से मेरे को कोट करना चाहता हूं कि उन्होंने ये फैसला लिया है कि हर सरकारी दफ्तर में भगत सिंह का फोटो लगेगा। जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो एक सरकार ने निर्णय लिया। अभी हम गांधी जी का हटा कर मैं वो आ रहा हूं, मगर उसको भी एक विवाद में लाया कि गांधी जी का फोटो नहीं दिखेगा, इसलिए हम उस आप सरकार के निर्णय का भी कोई समर्थन नहीं करते हैं। पर एक शुरुआत करी भगत सिंह के फोटो लगाने की, उसकी आलोचना भी नहीं कर सकते। क्या हम अपने घरों में फोटो लगाने की काम का शुरू करें, हमारे दफ्तरों में लगाने का शुरू करें? अच्छा होता कि जिसने प्रयास किया उसकी आलोचना नहीं है, कम है या ज्यादा है, इन संगठन ने प्रयास किया है, ये काबिले तारीफ है। अगर हम विभिन्न संगठनों में काम करने वाले अपने स्तर पर इस शहर में या राजस्थान में अगर 100-200 जगह गोष्ठियां और कुछ प्रचार करते तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होता। उसके हमको प्रकाश जी ने सही कहा कि वो हमको निर्णय करना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए। प्रकाशन की बात है, जितना प्रकाशन भगत सिंह का होना चाहिए था उतना प्रकाशन नहीं हुआ। किसी भी दैनिक अखबार में आज कोई आर्टिकल नहीं है, किसी भी दैनिक अखबार में छोटा सा एक आदमी चले जाता है उसके बारे में आर्टिकल है। इसके पीछे हमारी एक लगता है कि पूंजीवादी व्यवस्था, फासिस्ट ताकतें हैं, वो भगत सिंह को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी में नहीं है। उसका काम हमको करना चाहिए कि उसके वारिसान हम हैं। और भगत सिंह ने सही कहा था कि गोरे अंग्रेज तो चले गए, मगर काले अंग्रेजों के खिलाफ भी आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और वक्त आ गया है, इतना खतरनाक काला अंग्रेज आ गया है कि हम देख रहे हैं कि बोलने की आजादी पे कितना प्रतिबंध है, लिखने की आजादी पे कितना प्रतिबंध है, आंदोलन पे कितना प्रतिबंध है, सभा करने पर कितना प्रतिबंध है। इससे कहानी सुनाने पर भी जब पुलिस तलब कर लेती है बड़े बड़े नेताओं को, तो बहुत खतरनाक स्थिति में हम आज पहुंच रहे हैं। जातीय मीटिंगें हो रही है, आज भी ये शुरू से होती रहती है। इसका पीछे कारण क्या है? कारण है कि हमने हमारे संघर्ष को ढीला कर रखा है, हमारे संघर्ष में कमी है। हमारे हर स्तर पे अगर संघर्ष को बढ़ाया जाए तो उसमें ज्यादा कम है। फ्रीडम मूवमेंट में जब देश की आजादी के लिए लोग लड़े, आंदोलन हुआ, सब जाति धर्म सब छोड़ के उसके लोग उसके साथ लगे। और हिंदुस्तान के हमने देखा कि किसान आंदोलन को कॉमरेड संजय ने जिसका वर्णन किया कि बिना जाति धर्म के हर साथी, चाहे कोई भी पार्टी का हो, कोई भी संगठन का हो, जो भगत सिंह के वारिसान थे, वो लोगों आंदोलन में गए।
जवान बुढ़ा सब लोग जाके वहां पर उसको संघर्ष करने की बात हुई है, तो मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमको अपने आप को आकलन करना चाहिए कि भगत सिंह के सिद्धांत को कितना आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कई साथियों का कि लोग भगत सिंह को नहीं जानते। अगर जो न जानने की बात कह रहा है वो जान करके कह रहा है, जान कर कह रहा है। इस देश के हर नौजवान भगत सिंह को जानता है और भगत सिंह को याद करता है, पर वो याद करने की अब सरकारों ने फासिस्टवाद तारीखों ने अलग अलग तरीके से वो ये कहने लगे कि हमारा भगत सिंह था, तो उसके खिलाफ में जो हमारा असली भगत सिंह था, असली सिद्धांत था, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और हमारे जिम्मे जो भी श्रमिक आंदोलन के जिम्मे जो काम होगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे, यही बात कहके बस। सीखने की उम्र में हूँ और मैं ऐसे संवादों में कार्यक्रमों में शामिल होता हूँ और सीखता भी हूँ। मैं पिछले 2017 से ऐसे संवादों में शामिल होता रहा हूँ और मैं जब इन चीजों का मूल्यांकन करता हूँ तो मैं अधिकतर देखता हूँ कि हम सब लोग जो जागरूक लोग हैं वो बैठकर चर्चाएं करते हैं, एक कमरे में बंद होकर चर्चाएं करते हैं। आज का ये कार्यक्रम या और भी संवाद कार्यक्रम अगर हम किसी खुले मंच पर करते हैं या बस्ती में करते हैं या जहाँ पे इसकी जरूरत है, जिन लोगों को और जागरूक होना है वहां पे करते हैं, तो शायद और भी युवा इसमें शामिल होते हैं। हम युवाओं की तरफ देखते ही नहीं है। मैंने ये भी कई बार नोटिस किया है। बहुत से कार्यक्रमों में जैसे आरएसएस जो काम कर रहा है, सुबह पहले युवाओं को इकट्ठा करता है और परेड निकालता है, उनको सिखाता है, वैसे हमारा काम नहीं है। इतनी गहराई से हमारा काम नहीं है। जब तक हमारा वैसा काम नहीं होगा हम इस नफरत से लड़ नहीं पाएंगे। आज बहुत सारे युवा बस्ती के नशे की लत में हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, आवारागर्दी में घूमते हैं, उनको पता ही नहीं भगत सिंह कौन है। बस्ती की महिलाओं को सावित्रीबाई के बारे में पता ही नहीं है कि कौन है, महापुरुषों के बारे में किसी के बारे में नहीं पता है। क्या हम सब जो लोग यहाँ पे बैठे हैं आज यहाँ पे युवाओं को पढ़ाने की बात कर रहे हैं कि युवाओं को पढ़ाए, क्या वो सब आपके परिवार में से, आपके परिवार में भी युवा है? क्या आप सब अपने साथ किसी युवा को लेकर आए हो? कोई नहीं लेकर आता है। आपके परिवारों में भी युवा होंगे और कोई नहीं लेकर आता है। क्या आपके पड़ोस में बच्चे को आप भगत सिंह के बारे में बताते हो? नहीं बताते। हमें जरूरत है युवाओं के साथ काम करने की, बस्तियों में काम करने की, कैडर करने की, एक स्टडी करने की, स्टडी सर्कल बनाने की हमें जरूरत है, ताकि हम उनके विचारों को आगे लेकर जाए। तो मैं बस यही कहूंगा और अपने शब्दों को विराम दूंगा कि हॉल में तो हम कार्यक्रम करते हैं, संवाद कार्यक्रम करते हैं, पर महापुरुषों की जयंती पर या उनके शहीद दिवस पर हमें लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाकर कार्यक्रम करना चाहिए। धन्यवाद। संचालिका जी, कुम्भर साहब, अवस्थी साहब और आप सब, पहले तो मैं भगत सिंह के विचारों को सत नमन करते हुए अपना परिचय दूंगा। मैं डॉक्टर राम प्रकाश चंदेल, एक महाविद्यालय में प्रिंसिपल हूँ। विचारों से कम्युनिस्ट रहा हूँ और ये क्षेत्र मेरे राजनीतिक गुरु कॉमरेड मोहन पुनमिया जी, जिनका स्टैचू देखा भी होगा, निवास भी यही रहा है, तो उनको भी सत नमन करते हुए अपनी बात शुरू करूँ। पीड़ा पहाड़ सी हो रही, सूरत बदलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आग मेरे अंदर जले न जले तेरे दिल में लगनी चाहिए। बहुत से विचार हमारे सामने आए हैं और मंथन करने की इन पर जरूरत है। अभी साहब के विचार सुने, अच्छा लगा, लेकिन
हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आज हम समाज को दे क्या रहे हैं, समाज किधर जा रहा है और हम उसमें अपनी भूमिका किस तरह से निभा रहे हैं। अभी जातिवाद की बात की थी शर्मा जी ने। जातिवादी जरूरी है और आज भी जातिवाद फैला हुआ है, लेकिन अंतर इतना है कि समाज के जातिवाद के बजाय आज दो जातियां ही रह गई हैं। एक तो वो है जो देशभक्ति की तरफ जा रही है और दूसरी उसके अंदर, यानी कुछ फर्जी जो देशभक्त है वो लोगों की सोच पर हावी हो रही है और समाज में हमें इसकी शुरुआत खुद से करनी होगी। हम चाहते हैं कि दूसरे तो काम करें, भाषण अपनी बात लंबी चौड़ी कह देंगे, लेकिन खुद पीछे हटते हैं। तो जहां भी अवसर मिलता है हमें बेबाकी से अपनी बात रखनी चाहिए। साथ ही साथ देश में जो बातें हो रही है, लोग पीड़ित हैं, लेकिन कुछ कहने को या जो फर्जी देशभक्त हैं उनके अनिष्ट सुनने को हो रहा है, जिसको हम जो है बदलना नहीं चाहते। चाहे इसके लिए हमें बार बार प्रताड़ित होना पड़ रहा है और वो किसी भी रूप में हो सकता है। सांप्रदायिकता बुरी होती है, लेकिन जातीयता उससे भी ज्यादा बुरी है। यानी सांप्रदायिकता तोड़ जातीयता होती है, और यही सब कुछ शहादत दिवस पे और उनके जन्म दिवस पे याद करते हैं। ये बात सत्य है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सत्य है कि यहाँ बैठे जो भी लोग हैं उनका जो कमिटमेंट है उसके लिए कोई उंगली नहीं उठा सकता। हम लोग आज इकट्ठे इसलिए हैं क्योंकि हमारे मन में वो जज्बा है कि कुछ तो बदलाव होने चाहिए, जो गलत हो रहा है उसको बदलना चाहिए। इसलिए संघर्षों का हिस्सा सब साथी रहते हैं। बात शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु की जब हम करते हैं तो उनकी कुर्बानी को उस उम्र में जब उनके भी सपने होंगे अपनी जिंदगी को उसी तरह के जीने के जैसे बाकी समाज के लोग करते हैं, उनके भी ख्वाब थे, लेकिन उन्होंने अपने देश को चुना। वैसा देश नहीं जैसे आजकल हर कोई कह देता कि देशभक्ति होनी चाहिए, लेकिन देशभक्ति के नाम पे अलगाव की बातें और नफरतों की बातें करते हैं, वैसी बात उन्होंने कभी नहीं की थी। इसलिए इस शहादत को याद करते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि भगत सिंह खाली एक क्रांतिकारी ही नहीं थे, वो बहुत अच्छे अध्ययनकर्ता थे, वो बहुत अच्छे दार्शनिक थे। इसलिए दुनिया को बदलने का मार्ग जो था वो अध्ययन के माध्यम से भी उन्होंने दिया है। और क्रांति तो स्मर्थ कहा करता था कि क्या कमाल की शख्सियत थी भगत सिंह, जो 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम ले। वो जज्बा कहाँ से आएगा? तो हम लोगों के अंदर जज्बे तो बहुत हैं, बहुत कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, लेकिन शायद कहीं मौत से हम डरते हैं कि हमें मौत ना आ जाए, दूसरे को आ जाए तो ठीक है वो चलेगा। तो इसीलिए साथियों मैं मेरे उन तीनों शहादत पाए साथियों को क्रांतिकारी सलाम देती हूँ, उनकी शहादत को सलाम देती हूँ। और जब तक जिएंगे इस वादे के साथ कि उस रास्ते से ना तो भटके हैं ना भटकेंगे, और उनके इरादों को जब बार बार हम नारा देते हैं कि आपके सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे, तो वो सही मायनों में मंजिल तक ले जाने का काम कर भी रहे हैं और करेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। राष्ट्रीय सेवा में शिक्षिका के पद पर कार्य कर रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा तो इस तरह की बात नहीं कर पाऊंगी, और जो आप यहाँ चार्ट्स देख रहे हैं वो मेरे ही बच्चों ने बनाए थे। तो मैं ये, और बहुत बड़े बच्चों ने नहीं, ये 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चों ने बनाए हैं। यहाँ पर तो कुछ ही चार्ट्स आपको दिख रहे हैं, पर इस तरह की काम, इस तरह की प्रदर्शनी भी कह सकते हैं, हमने जवाहर कला केंद्र में जवाहर सर्किल पर एक बार नहीं 4 या 5 बार हमने लगाया है। जैसा आप सर कह रहे थे, बच्चों ने इनके बारे में पढ़ा है, हमने बातचीत की है, संविधान से संबंधित बातचीत करते रहते हैं।
अभी विमेंस डे गया था, तो उसकी सार्थकता पर कह लीजिए, प्रामाणिकता पर भी कह सकते हैं, या स्त्री शक्ति पर बात करना जिसको कह सकते हैं। दहेज का मुद्दा है, जाति का मुद्दा है, भेदभाव का मुद्दा है। ऐसे मुद्दों पर हम बातचीत करते रहते हैं। यहाँ सर बैठे हैं, प्रीतम पाल जी, डॉक्टर प्रीतम पाल जी हमारे बीच में हैं। हम लोगों ने मिलकर ऐसा कार्य करने की कोशिशें कई बार की हैं, और उसमें बच्चों की जो सहभागिता रही है वो भी बहुत अच्छी थी। और सर, मैं आपको भी बताऊं कि जब हम बाहर कार्यक्रम कर रहे थे तो मेरे साथ कुछ साथी जुड़े जो आज तक हम लोग कांटेक्ट में हैं, और वो मेरे विद्यालय में आकर कहानियां करना, छोटी छोटी प्रतियोगिताएं करना, क्योंकि बच्चों का स्तर बहुत छोटा है। परंतु मैं सभी को ये बताना चाहूंगी कि वास्तव में कहने से नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। और एक मैं ये कह रही हूँ कि आज हम एक छोटा सा संकल्प लेकर ही यहाँ से चले कि एक तो आज के दिन कोई काम नहीं इस तरह का करें, ऐसे क्यों बैठ के हम यहाँ आज कर रहे हैं। ये काम हमें कम से कम महीने भर पहले, 5 महीने पहले कर लेना चाहिए था। उसके बाद हमें छोटे छोटे गुट बनाकर कई जगहों पर जाना चाहिए था। उसके बाद आज हम ना बोलते हुए हमारे साथ हमने जिनके साथ काम किया है वो लोग बोलते हैं कि हमने इतने दिनों में क्या सीखा या क्या हमने किया। तो साहित्य की संस्कृति को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि पढ़ता ही कोई नहीं है। तो शायद छोटी छोटी बुकलेट उनके हाथ में जाए, छोटे छोटे विचार उनके पास जाए, और कुछ नहीं तो एक इस तरह का पोस्टर पे ही बात हो जाए। क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इसको पढ़कर भी कोई समझ पाएगा कि सबसे खतरनाक है मुर्दा शांति से मर जाना। मेरे सीने में ना सही तो मेरे सीने में सही। अब इस तरह की जो बातें हैं, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, ये बातें कोई नहीं करता। हमें तो अलाउड ही नहीं है ना बच्चों के साथ में काम करना। शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब कर दी गई है सरकार के द्वारा, जैसा कि अभी हमारे ही किसी एक साथी ने कहा, वास्तव में स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। स्कूल में इतनी एक्टिविटीज, इतने कचरा काम हम लोगों से करवाए जाते हैं कि हम लोग उन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। आधार है, जन आधार है, 200 रुपए के लिए हम सबकी रेल बना रखी है। अब हमको क्या करना है, क्योंकि सरकारी पैसे में हाथ जोड़ के खड़े रहे हैं, पता लगा कल उठा के बाढ़ में ट्रांसफर कर दिया। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, परंतु उन समस्याओं के बीच में आप और हम जैसे व्यक्ति अगर छोटे छोटे काम कर लें, एक पोस्टर पर ही चलकर बात कर लें, तो ये अच्छा होगा। और अगली बार जब भी हम मिले तो जो भी संयोजन करता है या जो भी है इस तरह के कोई ग्रुप्स बनाए हम, और कुछ जगहों पर ही चले, बहुत ज्यादा भी कवर अप ना कर पाए तो थोड़ा थोड़ा सा कवर अप कर ले। 2 लाइनें सुनाकर इसी पुस्तक की खत्म करूंगी। अब सूरज निकलना चाहिए, गोपाल दास नीरज जी, सुनाया होगा शायद, ठीक है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जनाजा जोर से उनका निकलना चाहिए। अब भी कुछ लोगों ने बेची है ना अपनी आत्मा, ये पतन का सिलसिला कुछ और चलना चाहिए। फूल बनकर जो जिया वो यहाँ मसला गया, जीस्त को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। छिनता हो जब तुम्हारा हक कोई, उस वक्त तो आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। ये उसमें से सुनारी पत्रिका का नाम समय माजरा है जी, और राजस्थान राष्ट्र भाषा प्रचार समिति जिसकी प्रोटीना जी भी हैं, ये भी हैं, वो इस पत्रिका का प्रकाशन करते हैं नियमित। आज मैंने 10-12 लोगों को दी है, आपके भी हाथ होते हैं, और मैंने छीन ली सर ने छोड़ी थी तो मैंने छीन ली। ये पत्रिका अभी तक कमर्शियल नहीं हुई, न इसमें कोई एडवर्टीजमेंट आता है और न हमें कहीं से कोई अनुदान मिलता है। और बहुत सारी बातें हुई, सबसे मैं मुतासिर भी हूँ, जैसे हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, करना भी चाहिए। जैसे मैम ने सारे लोगों ने बातें की कि कैसे ग्रास रूट लेवल में जाकर हम लोग कुछ कर सकते हैं। सर थोड़ा जोर से सुनाई नहीं दे। तो अभी थोड़ा तो मुझे लगता है कि भगत सिंह को हम उनकी क्रांतिकारिता के लिए तो जानते ही हैं,
हम उनकी अध्ययनशीलता और जो वैचारिक परिमार्जन है उसके लिए भी जानते हैं। और आज सबसे जरूरी मुझे लगता है कि भगत सिंह को अगर हम समझें तो इस रूप में भी समझें कि भगत सिंह ने कितना पढ़ा और क्या पढ़ा और क्या लिखा। उनकी डायरी जो है, उनके सारे आलेख जो पढ़ते हैं, जैसे मैं नास्तिक क्यों हूँ जिसका जिक्र भी हो रहा था, बम का दर्शन हो, या ड्रीमलैंड की भूमिका जो उन्होंने बहुत अच्छी थी। तो ड्रीमलैंड की भूमिका में उन्होंने लिखा कि मैं कहता हूँ इसलिए इस पर मत यकीन कर लो, इसे पढ़ो, समझो, इसे सवाल करो, और तभी अगर तुम्हें उन सवालों के उत्तर मिलते हैं तो इसे मानो या नहीं भी मानो। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो मान ही लो। तो मूलतः यह है कि हमने समाज में जो क्वेश्चनिंग है उसे बंद कर दी है, और भगत सिंह ने अपनी सारी जो वैचारिक ऊर्जा है, वैचारिक चेतना है, उसको सवालों से ही जोड़ा और सवालों के साथ ही रखा। मैं नास्तिक क्यों हूं, उनका खुद से सवाल है। तो अगर क्वेश्चनिंग मर गई, जो आज भी हो रहा है ना, जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कुछ आता है तो हम सवाल नहीं करते, फर्स्ट से फॉरवर्ड करते हैं। तो अगर हम वही सवाल करना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि एक तो काम हम वो कर ही लेंगे जो भगत सिंह करवाना चाहते थे या करते थे, सवाल करना। दूसरा है कि जब हम कहते हैं कि पढ़ने पढ़ाने को लेकर के इसकी संस्कृति सच में सिकुड़ रही है। और भगत सिंह ने कहा कि क्रांति बिना अध्ययन के और बिना मनन के नहीं हो सकती, और प्रत्येक क्रांतिकर्मी का ये धर्म है, पवित्र धर्म है कि वो उसे पढ़े और तब जाकर के उस पर कोई और बात हो सके। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि भगत सिंह अगर अध्ययन को, मनन को, जैसे यहाँ भी है कि क्रांति की जो तलवार है वो विचारों की शान पर तेज होती है, तो अगर हमारे पास विचार नहीं है तो फिर जैसे आज हमने अपने युवाओं को एक राजनीतिक भीड़ में बदल दिया है। चूंकि बताया गया कि राजनीति बुरी चीज है, बुरी राजनीति जरूर बुरी चीज है, लेकिन हम राजनीति करें या न करें, मतलब आज तो पूरी राजनीति को चुनावी राजनीति तक महदूद कर दिया गया। ये भी एक बड़ी साजिश है। लगता है कि चुनाव नहीं होते हैं तो कहीं राजनीति ही नहीं कुछ हो रही है, और बहुत से आज के जो चुनावबाज नेता हैं उनकी मतलब राजनीति बंद हो जाएगी अगर कहीं न कहीं चुनाव न होते रहे, तो कहीं न कोई कैंपेन न होता रहे। तो इन सारी चीजों के आधार पर मुझे लगता है कि भगत सिंह को जानने समझने की कोशिश करें, पढ़ें पढ़ाएं, लोगों के साथ लेकर के जाएं, कुछ बुकलेट्स निकालें, जैसा अक्सर हम लोग करते भी हैं, जैसे पोस्टर्स बने हैं, इस तरह की भी पोस्टें हैं तो वो बहुत कामयाब होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि हम अगर किसी तरह की कोई बातचीत करें तो जरूरी नहीं है कि हम उसके बहुत मूल मंतव्यों तक ही जाएं, मूल आशयों तक ही जाएं, मूल टेक्स्ट तक ही जाएं। अगर चीजें अपने सही परिप्रेक्ष्य में जनता के बीच जा रही हैं तो हमें वहां शामिल होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम ही करें उसे, कहीं भी ऐसी चीज हो रही है तो हमको उसमें शामिल होना चाहिए। और भगत सिंह को समझने का, जानने का, जैसे जैसे भगत सिंह को बहुत से लोगों ने समझना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो बहुत से लोगों ने दूरी भी बनाई। जो आज के राष्ट्रवादी लोग हैं, आज से 20-30 साल पहले उनको लगता था कि भगत सिंह उन्हीं के आदमी हैं, लेकिन जैसे उन्होंने भगत सिंह को पढ़ना चालू किया, भगत सिंह के विचारों से उन्हें दिक्कत होने लगी, क्योंकि ये तो कम्युनिस्ट आदमी है, तो फिर अपना नहीं हो सकता ये तो उन्होंने एक दूरी बना ली। तो ये अगर भगत सिंह को जानने के बाद कोई दूर होता है तो ये सबसे अच्छी बात है कि भगत सिंह को जानने के बाद कितने लोग उनके करीब होते हैं। तो ये भी है कि हम किससे प्यार करते हैं, इससे तो हमारी छवि बनती ही है। हम किससे प्यार नहीं करते हैं, इससे भी हमारी एक तस्वीर बनती है। तो भगत सिंह से कौन लोग प्यार नहीं करते हैं, इससे भी हम पहचान सकते हैं कि अक्षरता कहाँ है, हमारी जो वैचारिक है वो कहाँ जा रही है। तो ये बहुत साफ साफ और बहुत स्पष्टता के साथ चल रही चीजें हैं। हमें जरूरत ये है कि हम आज के लोगों को ही नहीं, हम लोगों को भी पढ़ने जानने की जरूरत है। हम बस ये नहीं कर सकते कि युवा नहीं आ रहे हैं, हम भी तो नहीं कर रहे हैं ना। तो मतलब मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी तो बहुत काफी बेहतर है, जो उन चीजों को लेकर बहुत सक्रिय है, जो उसके लिए फायदेमंद है। अब वो ये हो सकता है कि राजनीति में कोई पद फायदेमंद हो या कोई पूंजी फायदेमंद हो, कोई पैसा फायदेमंद हो, तो हमने क्यों ऐसा समाज बना दिया, हमने क्यों वो वैचारिक दर्शन नहीं दिया, हमने क्यों वो विचारों की लौ नहीं जगाई, जो है ना कि जब तक ऊंची न हो जमीर की लौ, आंख को रोशनी नहीं मिलती। तो जमीर की लौ कहाँ गई, कहाँ हम चुक गए। जिस शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है तो कहाँ हो गई, और वो शिक्षा व्यवस्था ही क्या, वो तो मैं बार बार उस शेर को बोलता हूँ कि हुआ है और भी जाहिल पढ़ा लिखा तबका, हुजूर आप तो कहते थे रोशनी होगी, तो क्या हुआ, आखिर इसमें खोट कहाँ है,
कहाँ चूक रहे हैं हम पढ़ा तो रहे हैं लेकिन क्या पढ़ा रहे हैं, वो वैचारिक क्रांति है कहाँ। तो इन सारी चीजों को लेकर के अगर हम जाएंगे तो अंततः मुझे लगता है कि हमको भगत सिंह के टेक्स्ट पे जाना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बातचीत है कि हम लोग भगत सिंह को पढ़ें, उनको लेकर के जाएं, बच्चों के साथ काम करें, युवाओं के साथ काम करें और खुद के साथ भी काम करें। शुक्रिया, धन्यवाद। समय लोग झगड़े में थे, वो संकीर्णता इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। जो धर्म अंधता थी वो भी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, इससे निकलने के सालों लगने वाले हैं। तो यही कारण है कि आज भी हम उनको याद करते हैं और जो बात तब नहीं हो पाई वो आज हम लोग करने की कोशिश करें और आगे कोशिश चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि हम लोग जमाना बदल देंगे या एकदम से बदलाव आ जाएगा, लेकिन ये कोशिशें होती रही हैं, हम भी कर रहे हैं और आगे भी होती रहेगी। जितने लोग इसको बदल सकते हैं हम अपने स्तर पर अपने में बदलाव लाए, ये भी एक सार्थकता ही है। अपने में बदलाव एक मिनट कॉमरेड, और इनको जाना है तो ये हाँ एक मिनट बोलना मैं ज्यादा समय नहीं लेके इतना ही कहना चाहूंगा कि शहीद आजम भगत सिंह के जो विचारों की प्रासंगिकता आज के वर्तमान समय में युवाओं को बहुत ज्यादा है, हम जैसे लोगों को और दूसरे लोगों को। उसका कारण है कि जो हमारी व्यवस्थाएं है कि जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हमारे इतिहास को बदला जा रहा है, हमारे सामाजिक रिश्तों को बदला जा रहा है, ये जो यूनिवर्सिटी से जो इतिहास पढ़ा जा रहा है वो इतिहास भगत सिंह को भुला रहा है। तो भगत सिंह के विचारों की प्रासंगिकता तभी है कि हम अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ग्रुपों में, अलग अलग स्थानों पर ये आयोजन बड़े स्तर पर करें। वैसे हम आपको पता, हमारे यूथ स्टूडेंट के लोग पूरे देश भर के अंदर भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, उनके विचारों को जिंदा रखने के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग ऐसे हैं जो इस विचार को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान शासन व्यवस्था जिस तरीके की है कि हमारे संविधान के सामने, हमारे लोकतंत्र के सामने, हमारे सांप्रदायिक सौहार्द के सामने, हमारी गंगा जमनी संस्कृति के सामने जो हमले हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका मुकाबला भगत सिंह के विचारों के द्वारा ही किया जा सकता है। यही एक रास्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको तो पकड़ो। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, आवाज बोलिए तो सही है ना, उसी में मेरा सादर वंदन, नमस्कार। मैं डॉक्टर अधिका जैनी एक निजी संस्था बीएड कॉलेज में लेक्चरर हूँ। बस मैंने सभी के विचारों को सुना और सहमत भी हूँ, लेकिन कहीं मुझे जो लगता है कि हमें जो काम करना है वो इंडिविजुअली वर्क करना है। मैं सुनती भी हूँ, मैं सुनाती भी हूँ, मैं जगती भी हूँ, जगाती भी हूँ, लेकिन उसको अपने जीवन में बहुत कम उतारना है। जब तक मैं उस चीज को समझ नहीं पाऊंगी, जब तक प्रैक्टिकली मैं उसको नहीं कर पाऊंगी, तब तक शायद मैं सामने वालों को नहीं समझा सकती। तो हमें अपने विचारों को, हम कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मैं किसी को नहीं बदल सकती। पहले हमें स्वयं को बदलना होगा, स्वयं को बदलना होगा, इंडिविजुअल वर्क करना होगा हर फील्ड में। चाहे वो आप लोकतंत्र की बात करें, अभी लास्ट मैंने 15 मार्च को लोकतंत्र के द्वारा फांसीवाद को कैसे मिटाया जा सकता है, उस पर बहुत अच्छा संवाद रखा था मैम ने, सिद्धू मैम ने बहुत अच्छा संवाद रखा जो बहुत ही सार्थक रहा। और कुछ ऐसे शब्द थे जिन्होंने मुझे विचलित भी किया कि कहाँ है, हम लोकतंत्र की बात करते हैं और कहीं भी अगर देखें तो लोकतंत्र है ही नहीं। मुझे अगर मैं मेरे देश में अपना को मैं कहती हूँ कि मैं लोकतांत्रिक देश में रह रही हूँ, मेरी कहीं सुरक्षा नहीं है, मुझे कहीं आते जाते भी निकलते भी भी चौहाव में डर लगता है, तो ये कैसा लोकतांत्रिक देश है? मेरे संविधान में कैसा लोकतंत्र मिला है? खैर मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे संविधान में मुझे नहीं दिया, बहुत कुछ है, लेकिन हम उसकी पालना कहाँ तक कर रहे हैं? तो बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे जाना है, मैं माफ़ी कहूँगी, अभी घर से एक्चुअली फोन आ गया। और बस इतना ही कहूँगी कि शहीद भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु ने हमारे इस देश को जो चमन बना के छोड़ा था, अगर आप हम सब उनके उस देश की जैसे उन्होंने छोड़ा था वैसे ही हम उसको बना के रखें, तो ये भी एक उनके लिए मतलब सम्मान होगा, है ना, उनके लिए श्रद्धांजलि है।
मैं एक पत्रकार हूँ और अभी आदरणीय कह रहे थे कि मैं बहुत बेचैन हूँ। केवल बेचैन कुछ लोग नहीं, बहुत लोग हैं ऐसे जो बेचैन हैं, लेकिन हमें इस बेचैनी को संगठित करना पड़ेगा। अकेले अकेले बेचैनी का कोई मीनिंग नहीं। दूसरी चीज आदरणीय भी ये भी कह रहे थे कि केवल विचार से फर्क नहीं पड़ता, सड़क पे भी उतरना पड़ेगा, समाज में धरातल पे काम करना होगा। लेकिन दोनों चीजें जरूर, पहले अनाड़ीपन से सड़क पे उतरना भी मूर्खता है। पहले हम विचार करेंगे और बौद्धिक लोगों का एक लिस्ट आउट करके एक संगठन तैयार करेंगे, फिर तय करेंगे रणनीति की जमीन पे हमें कैसे करना है और क्या करना है, ताकि बुद्धि और अपना जोश दोनों से हम लोग धरातल पे उतर सकें। दूसरी चीज, भगत सिंह जी जो थे, देखो सांप्रदायिकता, असमानता और पूंजीवाद, तीन उनकी मेजर उनकी चीजें थी जिसके वो भारी विरोधी थे। और आज भी वो समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। भगत सिंह जी जिस गुलामी के खिलाफ लड़े थे, आज परिस्थितियां एक बार फिर इस तरह की बन गई हैं कि हम फिर से एक अंतिम गुलामी के दौर में जाने के कगार पे। अभी मैडम चले गए, वो कह रहे थे कि हमें कैसा लोकतंत्र मिला है। प्रॉब्लम लोकतंत्र में नहीं है, प्रॉब्लम लोकतंत्र का अर्थ समझने में हम लोगों में। लोकतंत्र का मतलब होगा जिसमें ऐसा तंत्र जिसमें लोगों की सहभागिता हो। आज हमारा लोकतंत्र केवल वोट देने तक सीमित हो गया है। या तो हम वोटर हैं या सपोर्टर हैं। अगर हम वोटर और सपोर्टर बन के रह गए, नागरिक नहीं बन पाए, तो ये लोकतंत्र कभी लोकतंत्र वास्तविक नहीं बन पाएगा। वोटर वोट देके 30 सेकंड के अंदर अपना वोट दे देता है, उसके बाद में 1825 दिन के लिए हम अपने जनप्रतिनिधि के गुलाम हो जाते हैं। हमारा कोई नियंत्रण उसके ऊपर नहीं। सपोर्टर अच्छा हो बुरा हो कैसा भी काम करे, अंधभक्ति की तरह वो सपोर्ट करता है। लेकिन जरूरत है नागरिक बनने की, ताकि सत्ता में बैठे या अपने चुने हुए, या अगर आपने उसे वोट नहीं भी दिया है तब भी आप उससे सवाल कर सकते हैं। सवाल पूछना नागरिक का पहला दायित्व है और सत्ता का स्थायी विपक्ष नागरिक हो। अभी हम लोग आदरणीय भी कह रहे थे, बाकी वो लोग भी अक्सर कहते हैं कि हमें बड़ा आंदोलन करना चाहिए। आधा हिंदुस्तान आंदोलन ही कर रहा है। हमें एक ऐसी व्यवस्था पे विचार करना चाहिए ताकि आम नागरिक को आंदोलन करना ही